हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर कंसाइनमेंट, और हमने इसकी इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ ली थी। हमने इसका फॉर्मेट समझ लिया था और हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना भी सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और पहले पुराना रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? बच्चे कह रहे हैं सर हम तो तैयार हैं। तो मैंने कहा तो टीचर भी तैयार हैं। आइए जी। सबसे पहले तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कंसाइनमेंट, और जरा 2 मिनट समझ लेंगे कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके थे। नंबर 1, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मेट था कंसाइनमेंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्या था? मतलब बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बेसिक सा था, सिंपल P&L के जैसे था, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बच्चे को एक तो आनी चाहिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, और इसके बाद क्या क्या आना चाहिए वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। पहले तो इन दोनों की बातें पूरी कर लेना, ठीक है? तो मैं जरा सभी बच्चों को याद दिला दूं कि हम जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते थे वो हम कैसे करते थे। बच्चे कह रहे हैं सर हम बताएं। मैंने कहा अच्छा तुम बता दो, इसमें क्या दिक्कत है। बच्चे कह रहे हैं सर लिखो। मैंने कहा बोलो। सर सबसे पहले लेते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन हमारे कॉस्ट प्राइस वाले हैं ना, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, आप सभी तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इसमें सर ऐड कर देते हैं प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इन तीनों को जोड़ करके बनती है हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। चलिए जी, और मेरे साथ साथ हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्लास में तो मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, इसलिए आज पहले ही होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क में सभी बच्चे, बल्कि ये होमवर्क मुझे लास्ट क्लास में ही दे देना चाहिए था। होमवर्क में सभी बच्चे लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही होमवर्क होनी चाहिए थी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में लिखिए, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे बनाएंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए जी, हम लोग बनाने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। जे.आर. मोंगा, पेज नंबर मेरे पास है 9.14। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो हमें आपको करवाना ही है, ताकि पुरानी बातें आपको याद आ जाएं, है ना? तो एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 मेरे साथ साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 5।
राणा कंसाइंड गुड्स टू जाना, इसका मतलब राणा कंसाइनर है और जाना कंसाइनी है। राणा कंसाइंड गुड्स टू जाना हिज एजेंट एट न्यू दिल्ली एट कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹4 lakh. Jana sold goods for 4,50,000, which exceeded by 90,000 their invoice price. He collected 3,80,000. After allowing discount of 20,000 to customers, bad debts were 10,000 and his expenses amounted to ₹8,000. Jana was entitled to commission of 5% on cash collected. बैलेंस ऑफ स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। खत्म। एक तो पहले सभी बच्चे समझ लें, ये इनवॉइस प्राइस से कंफ्यूज मत होना। इनवॉइस प्राइस सवाल में दी ही नहीं है, तो सभी कुछ कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, नंबर 1। नंबर टू वो कह रहा है कि 5% कमीशन दे देना ऑन कैश कलेक्टेड। ठीक है, आइए जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बनाना शुरू करें। यस सर, बनाते हैं। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे और मेरे से आगे चल सकते हैं बच्चे। सर कौन कौन सा अकाउंट बनाएं? अब बेटे हम तो सिर्फ 2 ही अकाउंट को भी बनाते हुए चलेंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को बाद में बनाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं होती। तो मैं पेंसिल से लाइन लगाऊंगा। छोटा सा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और नीचे कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। हम लोग बना रहे हैं कंसाइनर की बुक्स, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का नाम था राणा कंसाइनमेंट अकाउंट। पीरियड हमें दिया ही नहीं हुआ, और यहां लिखते हैं कंसाइनी, मतलब जाना का अकाउंट। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का था? 4 लाख रुपीस का था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर यहां पर लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस ऑफ राणा। क्वेश्चन ने एक्सपेंसेस ऑफ राणा दिए ही नहीं थे, वो भूल गया था, देने चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन बेकार हो गया। मैं क्वेश्चन करने लग गया और यहां देख के लग रहा है कि क्वेश्चन तो बेकार हो गया, क्योंकि ये खर्चे नहीं दिए हुए। और टू जाना, जाना ने कौन से खर्चे किए? तो वो कह रहा है जाना ने सेल कर दी 4,50,000 की। लो बेटे, पहले तो यहां लिखो टू जाना सेल 4,50,000, इसको यहां लिखो। साथ साथ लिखने से आपसे गलती नहीं होगी, इसीलिए आप साथ साथ ही लिखिए। 4,50,000 विच एक्सीडेड बाय 90,000 देयर इनवॉइस वैल्यू। इसको बाद में समझते हैं। ही कलेक्टेड 3,80,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20,000 टू कस्टमर्स। जाना ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दिया, और जानते हो ये डिस्काउंट हमारा नुकसान है। कितना डिस्काउंट दिया? 20,000। बैड डेट्स कितने हुए? 10,000। ये बैड डेट्स का नुकसान भी राणा का है। अच्छा सर, पैसे डूब गए तो भी नुकसान कंसाइनर का? हां, क्योंकि कंसाइनमेंट कहता है कि कंसाइनी जो भी कर रहा है वो कंसाइनर के बिहाफ पर कर रहा है, मतलब वो तो एजेंट है। जो भी नफा नुकसान है वो कंसाइनर का है। और वो कह रहा है साथ ही साथ मैंने खर्चे भी किए। कितने? 8,000 रुपए।
अब सवाल ये उठता है, ये कितना हुआ 38,000 रुपीज। सवाल ये उठता है कि ये 8,000 के खर्चे हैं कौन से, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। तो जब क्वेश्चन कुछ भी ना कहे, ऑलवेज एज्यूम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नोट, if question does not specify whether expenses of consignee are direct or indirect। अब बेटे डायरेक्ट बहुत कम होते हैं, ज्यादा खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो बताओ मुझे क्या लेना चाहिए, उन खर्चों को डायरेक्ट लेना चाहिए या इनडायरेक्ट लेना चाहिए, बोलिए। ऑलवेज एज्यूम देम एज इनडायरेक्ट, क्योंकि ज्यादातर खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, इसलिए अगर वो क्वेश्चन नहीं दिए होंगे तो फिर वो इनडायरेक्ट में ही, खर्चों में इनडायरेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन एकदम बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि कंसाइनर के कोई भी खर्चे थे नहीं और कंसाइनी में कोई भी खर्चे डायरेक्ट है नहीं, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो बिल्कुल सीधा हो गया, काम ही खत्म हो गया। अब बच्चे एक बात मुझे पढ़ करके बताइए फटाफट। वो कह रहे हैं कि जाना वॉज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन कैश कलेक्टेड। वो सेल पर कमीशन नहीं दे रहा, वो कह रहा है कमीशन दूंगा ऑन कैश कलेक्टेड। अगर सेल पर देता तो सेल तो 4.5 लाख की थी, वो कह रहा है मैं कैश कलेक्टेड पर दूंगा। और यहां पर पढ़िए, वो कह रहा था ही कलेक्टेड 3,80,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट काटने के बाद इतनी कलेक्शन हो गई। तो यानी कमीशन कितनी होगी, कैश कलेक्टेड का 5%, और बैलेंस ऑफ स्टॉक की वैल्यू आप कर देना। आइए जी, पहले इसकी एक्सपेंसेस की एंट्री लिख दूं, बाय कंसाइनमेंट 38,000, और फिर कमीशन टू जाना, कमीशन 5% ऑन 3,80,000, 19,000। इसकी भी एंट्री लिख देते हैं, बाय कंसाइनमेंट 19,000। अब हमें यहां पर निकालना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटे टोटल कॉस्ट आपको दी हुई थी गुड्स की 4 लाख। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो थी वो 4,50,000 रुपए की थी। क्वेश्चन कह रहा है जाना सोल्ड गुड्स फॉर 4,50,000 विच एक्सीडेड बाय 90,000 देयर इनवॉइस वैल्यू। इसका मतलब जो बिल बनाया है उस बिल के अंदर कितना एक्स्ट्रा प्राइस है, 90,000। 4,50,000 90,000 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। अपनी इनवॉइस की बिलिंग की वैल्यू से वो 90,000 रुपीज ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप,
इसका मतलब है कि ये 4,50,000 रुपए अपनी इनवॉइस की वैल्यू से 90,000 ज्यादा है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट 90,000 रुपीस का है। या अगर इसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो तो 90,000 कम कर लो, कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसमें से 90 कम किया तो ये कितना हुआ? 3,60,000। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है? 40,000। ठीक है, अब बताओ, आपने गुड्स सेंड किए थे 4 लाख रुपए के, और क्वेश्चन में एक इनडायरेक्टली हिंट दिया हुआ है कि मेरे पास जो गुड्स की स्टॉक बची हुई है वो बची हुई है कितनी? 40,000। ये बता सकते हो कि ये कितनी क्वांटिटी है या कितना है? बताओ, क्या आपने कभी अपने मार्क्स निकाले हैं? परसेंटेज निकाली है? सॉरी, मार्क्स तो टीचर देती है, आप तो परसेंटेज निकालते हैं। हां सर, निकाला है। बताओ, ये जो स्टॉक बचा हुआ है 40,000, ये टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 100 नंबर का पेपर दिया था और आपके 80 मार्क्स आए, तो आप परसेंटेज निकालते हो ना? ऐसे यहां भी निकाल सकते हो आप। इसका मतलब है कि मेरे पास 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है। कितने में से? 4 लाख में से। अगर मैं इसकी परसेंटेज आपसे पूछूं तो वो आती है 10%। जैसे भी कर लो, परसेंटेज में भी आप कर सकते हो। मुद्दा यह है कि सर मुझे क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी मेंशन ना हो तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई क्वांटिटी मेंशन ना हो तो या तो फ्रैक्शन निकाल लो, 40,000 बाय 4 लाख कर लो तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1/10, या परसेंटेज निकाल लो, जो भी आप काम करना। ठीक है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद सर प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस लो। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता है, 4 लाख का 10%, 40,000। इसमें ऐड कर दो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। सर वो तो है ही नहीं, तो है नहीं तो इसलिए मैंने लिया नहीं। अगर होता तो उसका 10% जोड़ देता। हमेशा करना। समझ में आया? यही तो कंसाइनमेंट में सीखना है कि उसके कहने से स्टॉक की वैल्यू नहीं निकलती, हमारी कैलकुलेशन से निकलती है। जमा प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। वो भी इस क्वेश्चन में नहीं थे। समझ में आया? यानी कंसाइनर के खर्चों का 10% भी लेना था और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चों का भी 10% लेना था, तो ये मेरी वैल्यू आती 40,000। क्योंकि ये दोनों है नहीं, इसलिए मेरी स्टॉक की वैल्यू आएगी 40,000। आइए जी, अब इसका प्रॉफिट निकाल देते हैं। ये हो गया 4,90,000, और 4,90,000 में से माइनस कर दो, एक बार 4 लाख रुपीस, एक बार 38,000 और एक बार 19,000। ये हुआ 33,000। प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम हेडिंग डाल देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 33,000, और ये टोटल आ गया 4,90,000। अच्छा जी, सर इसका क्या हुआ? अब इसमें क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम इसे बैलेंस सीडी लिख के छोड़ देंगे, यानी ये वाला पैसा हमें बाद में मिल जाएगा। 450 माइनस 38,000 माइनस 19,000, कितना हुआ? 3,93,000। खत्म। अच्छा जी, बुक ने क्या किया है? बुक ने कहा है कि 380 कलेक्ट हो गया है, तो हमने मान लिया। बुक ने एज्यूम किया है कि 380 का कैश जो कंसाइनी ने कलेक्ट किया है वो भेज भी दिया है।
इसलिए वहां लिखा हुआ है बाय कैश 380 और बैलेंस 13,000। बच्चा कह रहा है सर हमें कैसे करना है? बेटे आप इसकी टेंशन ना लें। अगर आपको लगता है कि वो कैश उसने भेज दिया होगा तो लिख दीजिए बाय कैश, और नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज चेक करनी है, और वो आपकी नॉलेज कहां चेक करता है कि आपने स्टॉक ठीक निकाला है, कमीशन ठीक निकाली है, प्रॉफिट ठीक निकाला है। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसके कोई मार्क्स कटने वाले हैं नहीं। आइए जी, अब हम अपने अगले मुद्दे पर चलते हैं, और हमारा अगला मुद्दा था कमीशन। कमीशन, मुझे बताएं, कमीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कमीशन दरअसल 3 तरह की होती है। कमीशन 3 तरह की होती है। एक तो होती है नॉर्मल, एक होती है ओवरराइडिंग, और एक होती है डेल क्रेडरे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे, नोट करना शुरू करेंगे कि कमीशन कितने तरीके की है। कमीशन 3 तरीके की है। एक तो है नॉर्मल कमीशन, एक है हमारे पास ओवरराइडिंग कमीशन, और एक है हमारे पास डेल क्रेडरे कमीशन। ठीक है? अब सर पहले तो ये बताइए कि ओवरराइडिंग कमीशन क्या है। नॉर्मल कमीशन तो नॉर्मल कमीशन होती है, उसमें कुछ बताने की बात नहीं है। ओवरराइडिंग कमीशन, दिस कमीशन इज गिवन, this commission is given if goods are sold by consignee at a price more than agreed selling price। अब बेटे कंसाइनी कहता है कि देखो, आपने मुझे कहा कि मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का सेल करना और मुझसे 10% कमीशन ले लेना, तो ये तो होती है नॉर्मल कमीशन। अब कंसाइनी कहता है कि एक कस्टमर आया और मैंने उसे बोला कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का नहीं 120 रुपए का है, 120 का, और उसने सेल कर दिया 120 रुपीस का। अब कंसाइनी कह रहा है कि अगर मैं 100 रुपए का सेल करता तो आपको 100 रुपए मिलते, मैंने इसे 120 का सेल किया तो आपको तो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, मुझे क्या मिला बताइए? तो कंसाइनी कह रहा है कि अगर मैं आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट कराता हूं तो मुझे भी तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलनी चाहिए। बोलो, इसका मतलब आपने एक्चुअली में 120 का सेल कर दिया, जबकि हमने आपको कहा था कि 100 रुपीस पर सेल करना। तो ये जो 20 रुपीस एक्स्ट्रा मिले हैं ना, इसके ऊपर कुछ कमीशन, क्वेश्चन अपने आप बता देगा इस पर कितना परसेंट देना है। ये जो कमीशन होती है ये कहलाती है ओवरराइडिंग कमीशन। समझ में आया? यानी कि अगर आप एग्रीड प्राइस से ज्यादा प्राइस पर सेल करेंगे तो वो जो प्राइस आएगा उस प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है कंसाइनी को, उसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है सर, अगर ये भी हो गई ये भी हो गई तो फिर बचा क्या? ये क्या है फिर? बोलिए, मैंने कहा बोलना क्या है, समझिए। दरअसल पिछला क्वेश्चन हमने किया था और उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 10,000 रुपीस का बेड डेट हो गया था, पैसे कलेक्ट नहीं हुए कंसाइनी के, और वो नुकसान किसका हुआ? कंसाइनी का या कंसाइनर का? कंसाइनर का। तो कंसाइनर कह रहा है कि भाई अगर पैसे कलेक्ट नहीं होते तो मुझे बेड डेट का नुकसान हो जाता है,
एक काम करो, मुझसे एक्स्ट्रा कमीशन ले लो और बैड डेट का नुकसान भी तुम अपने ऊपर ले लो। मुझे पूरे पैसे ला कर देना, अगर डूब जाए तो वो नुकसान मेरा ना हो, आपका हो, इसके लिए कमीशन ले लो, विच इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। बोलिए, दिस कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी if he assures payment of all customers। इसका मतलब वो कह रहा है कि सभी कस्टमर्स की पेमेंट लाने की भी जिम्मेदारी मेरी। इसका मतलब बैड डेप्ट इज नाउ टू बी borne बाय कंसाइनी। यानी कंसाइनी कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दे दो, मैं पैसे लेके आऊंगा, अगर डूब गए तो नुकसान मेरा। तो हमने डेल क्रेडिट कमीशन दे दी, तो फिर बैड डेट का नुकसान मेरा नहीं, वो किसका? कंसाइनी का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये डेल क्रेडिट कमीशन आप किस पर दोगे? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमारी बुक कहती है कि गिव इट ऑन टोटल सेल प्राइस। मैं क्या समझाना चाहता हूं ये समझो बेटे, बैड डेट कौन सी सेल से होते हैं? क्रेडिट से या कैश से? क्रेडिट से। तो मैं ये कहता हूं कि कंसाइनर को डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पर देनी चाहिए। बोलो हां, क्योंकि बैड डेट तो क्रेडिट सेल पर आता है, यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पर देना। लेकिन बुक कह रही है कि अगर मैं आपको कुछ भी नहीं कहूं तो फिर आप इसे टोटल सेल प्राइस पर देना। अब बच्चा कह रहा है सर ये कौन कौन सी घूमी हुई बातें? अभी घूमी कहां है बातें बेटे? आइए जी मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की हेल्प से हम आपको सिखाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रही है शैली साइकिल प्राइवेट लिमिटेड जनकपुरी सेंड 2000 पेडल्स costing ₹50 each for sale on consignment to Sunita Gowda of Bengaluru on the basis of following terms and conditions। ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा ₹60, कंसाइनी कमीशन होगी 5% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 1% एडिशनल कमीशन इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन नॉर्मल प्राइस। बताओ ये बी वाली कमीशन कौन सी है? ओवरराइडिंग। और 0.5% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल। अब वो बता रहा है किस पे देना? टोटल सेल पर देना, फॉर गारंटिंग कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। तो तीनों कमीशन इस क्वेश्चन में है। ठीक है, आइए जी, कमीशन दी जाती है जब गुड्स को सेल किया जाता है। लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 9.11। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले लेनी है नॉर्मल। नॉर्मल कमीशन है 5% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने कहा है ₹60। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना है? ₹60। लेकिन हम ₹60 पे कमीशन थोड़ी ना देंगे, हम कमीशन देंगे जितने यूनिट सेल किए होंगे। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या सेल हुआ।
क्वेश्चन कह रहा है 500 पेडल सेल हुए 60 रुपीस पर, 200 पेडल सेल हुए 75 रुपीस पर, और ये दोनों थी कैश सेल। क्रेडिट भी सेल हुई 400 पेडल एट 75 और 400 पेडल एट 80। तो नॉर्मल कमीशन देने के लिए मुझे नॉर्मल सेलिंग प्राइस के हिसाब से बात करनी है। तो यानी कि 500 पेडल, 200 पेडल 700 पेडल, जमा 400 पेडल 1100, जमा 400 1500। इसका मतलब टोटल 1500 पेडल सेल हुए हैं, 1500 पेडल सेल्स हुए हैं। तो 5% कमीशन दे दो। 1500 पेडल अगर नॉर्मल प्राइस पर सेल होते तो 60 रुपीस मिलता। ठीक है, बताइए कितना हुआ। 1500 पेडल्स अगर 60 रुपीस के नॉर्मल प्राइस पर सेल होते तो मिलता 90,000। इसका 5%, ये हुआ 4500। तो भाई ये वाली कमीशन होगी हमारे पास 4500। साथ ही साथ ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलेगी। ओवरराइडिंग कमीशन कितनी क्वेश्चन में दी हुई थी? 1%, 1% ऑन एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस नॉर्मल सेलिंग प्राइस। मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा प्राइस लिया होगा उसका 1% एक्स्ट्रा कमीशन ले लेना। तो मुझे बताइए 1% ऑन, अब बताइए जी, आपने टोटल सेल कितने की है? 1,07,000 की। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 1,07,000। टोटल सेलिंग प्राइस है 1,07,000 और नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था? 1500 इंटू 60, ये था 90,000। तो आपने 90,000 के बदले में 1,07,000 रुपए की सेल कर दी इंटू 1%। ओहो, 1,07,000 माइनस 90,000 इंटू 1%, 170 रुपए। ये हुई आपकी ओवर राइडिंग कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन है 0.5% ऑन टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 1,07,000। तो 1,07,000 इंटू 0.5%, 535 रुपए। तो इसका मतलब टोटल कमीशन कितनी बन गई? 4,500 प्लस 170 प्लस 535, 5205। और बच्चे बुक का आंसर गलत है। अब आप गलती मत करना, बुक में जो कुछ गलती दी हुई है ना, बुक में नॉर्मल सेलिंग प्राइस 30,000 दे दिया है, ये गलती है बुक की। यहां पर 30 नहीं 90,000 होना चाहिए था, यहां पर 17,000 होना चाहिए था, यहां पर 170 और यहां पर होना चाहिए 5,000। कितना आया था हमारा? 5,205। इसको करेक्ट कर लीजिए, यहां पर मिस्टेक है। ठीक है, अब बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर हम अभी नहीं जाएंगे, इसे पेंडिंग रखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 थोड़ी सी कठिन है, अभी नहीं बाद में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दे दी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने आपको अभी करवाई थी। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 से पहले कुछ नई बातें हम समझ लें। आइए जी, सभी बच्चे लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। किसकी बात कर रहा हूं? बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात कर रहा हूं। जब भी क्वेश्चन कहेगा बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया, तो आप क्या करोगे?
आप सबसे पहले चेक करोगे इफ डेल क्रेडरे कमीशन इज गिवन टू द कंसाइनी। क्वेश्चन के अंदर पहले पढ़ोगे क्या कंसाइनी को डेल क्रेडरे कमीशन दी जा रही है? यस, दी जा रही है। बताओ डेल क्रेडरे कमीशन क्यों दी जाती है? ताकि बैड डेट का नुकसान कंसाइनी ले। तो अगर मैंने डेल क्रेडरे कमीशन दे दी है तो फिर बैड डेट का नुकसान मेरे किसी काम का नहीं है। इग्नोर बैड डेट्स। नॉट टू बी शोन इन कंसाइनमेंट अकाउंट। बोलो ये बात समझ में आती है? जब मैंने उसे एक्स्ट्रा कमीशन दे दी कि भाई पैसे कलेक्ट करके लाना, तो फिर कलेक्ट करके लाना का मतलब यह है कि बैड डेट का नुकसान अब मैं नहीं देखूंगा, आप देखोगे। इसलिए मेरे लिए मत बताना कि बैड डेट हुआ। बता भी दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। दूसरा, इफ नो डेल क्रेडरे कमीशन इज allowed to कंसाइनी। अगर आप डेल क्रेडरे कमीशन कंसाइनी को नहीं देते हो तो भाई इस लॉस को आप बियर करो। देन बैड डेट लॉस इज टू बी borne बाय कंसाइनर। तब ये लॉस कंसाइनर का होगा and hence it should be debited in consignment account। आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देना। ठीक है जी। अब बताइए, ये आपने किया था, आपको याद होगा, ये आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में किया था और मुझे दिखाई दे रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 में डेल क्रेडरे कमीशन भी है और बैड डेट्स भी है। तो यहां पर आप समझोगे ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रही है, ऑन 1st जनवरी वीरेश ऑफ मैसूर सेंट 300 चेस्ट ऑफ रेयर मेडिसिन टू हैदर ऑफ हैदराबाद ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, 300 भेजे गए हैं। कॉस्ट ऑफ ईच चेस्ट वाज 1000 ओनली। वीरेश इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट: 750 रेलवे फ्रेट, 450 इंश्योरेंस। हैदर spent 1200 on various accounts when the chest reached हैदराबाद। अब ये 1200 क्यों दिए, ये दिया नहीं है। तो बताओ ये 1200 डायरेक्ट लूं या इनडायरेक्ट लूं? इनडायरेक्ट लूंगा। 200 चेस्ट वर सोल्ड बाय हैदर यूनिफॉर्मली एट 2000 पर चेस्ट। आउट ऑफ these 10 chests were sold to a customer on credit and this transaction ultimately proved bad। अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा कि बैड डेट का क्या करूं, दिखाऊं या छोड़ दूं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हैदर सेंट एन अकाउंट सेल ऑन 30th June which revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, द कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹90,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इन वीरेश बुक्स कंसाइनमेंट अकाउंट, हैदर अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये कह रहा है मैंने बीकॉम में ये सवाल पूछा भी था। अब बताइए,
क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर कोई टफनेस मुझे नजर नहीं आ रही है, इसे फटाफट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, illustration number 6, page number 9.15 from the book J.R. Monga. In the books of Viresh, सबसे पहले तो हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और बच्चे वीडियो को रोक कर मेरे से आगे चलेंगे। यही तरीका होता है बेटे, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे देख के बनाने का विकल्प तो आपके पास हमेशा है, क्यों ना मुझसे आगे चला जाए। लीजिए बेटे, एक तो मैंने बना लिया अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट। एक क्वेश्चन ने कहा था कंसाइनी अकाउंट भी बनाइए, तो ये लीजिए कंसाइनी अकाउंट भी बना दिया मैंने। और एक क्वेश्चन कह रहा था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाइए, तो मैंने छोटा सा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना लिया। लीजिए बेटे, सबसे पहले लिखा था कि वीरेश ऑफ मैसूर सेंट 300 चेस्ट ऑफ रेयर मेडिसिन टू हैदर ऑफ हैदराबाद ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, कॉस्ट ऑफ ईच चेस्ट वाज 1000। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तीन सौ चेस्ट भेजी, 1000 की एक थी, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास 3 लाख रुपए। फटाफट इसका दूसरा पार्ट यहां पर आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट 3 लाख। बताओ मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरे से आगे चल रहे हो, या मुझे कॉपी कर रहे हो? यहां पर लिखेंगे टू कैश। वीरेश ने खर्चा किया है फ्रेट 750 और इंश्योरेंस 450। एक रेलवे फ्रेट है और एक इंश्योरेंस है। 750 एक, 450 एक, टोटल हुआ 1200 रुपए। फिर हैदर ने स्पेंड किया है 1200 रुपए। अब यहां लिखूंगा टू हैदर एक्सपेंसेस, ये भी 1200 रुपए है। अब क्वेश्चन यहां पर आकर के साइलेंट हो रहा है कि ये है क्या। सॉरी, तो जब स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे ना, इनको दोबारा पढ़ेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। अभी तो बात क्लियर नहीं कर रहा ना, हम अभी फोकस नहीं कर रहे, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है 200 चेस्ट वर सोल्ड बाय हैदर यूनिफॉर्मली एट 2000 पर चेस्ट। इसका मतलब हैदर ने सेल कर दी 200 चेस्ट एट द रेट ऑफ 2000, तो ये हुआ 4 लाख रुपए। इसकी सेकंड पोस्टिंग हैदर के अकाउंट में कर लेते हैं।
Out of these, 10 chests were sold to customer on credit and this transaction ultimately proved bad. अब मुझे bad debt दिया हुआ है और वो कह रहा है कि कमीशन दी जाएगी हैदर को. पहले कमीशन लिख दूं तो आपको याद समझ में आ जाएगा कि bad debt तो छोड़ देना है. टू हैदर. अब कमीशन कितनी है? 5% ऑर्डिनरी कमीशन. तो भाई ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब है सेल पर दे दो. तो 4 लाख रुपए पर 5% कमीशन, ये हो गई 20,000 रुपए. और फिर वो कह रहा है 10% कमीशन और दे दो. तो भाई 10% कमीशन और दे दो 4 लाख पर. टोटल कमीशन हो गई 60,000. बाय कंसाइनमेंट 60,000 लिख दिया. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है. तो यहां लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब बताइए, 300 चेस्ट भेजी थी, 200 चेस्ट सेल हो गई, तो 100 चेस्ट बची. क्या मैं वैल्यूएशन यहीं पर कर दूं? आप एग्जाम में यहां नहीं करोगे, आप वर्किंग नोट में करना और यहां लिख देना कि मैंने वर्किंग नोट बनाया है. ठीक है. तो सबसे पहले लूंगा मैं कॉस्ट. तो कॉस्ट जो थी वो थी 3 लाख और ये थी 300 चेस्ट की. जबकि मेरे पास स्टॉक में बची हैं 300 में से 200 बिकी हैं, तो 100 बची हैं. तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख. ठीक है. प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, शॉर्ट फॉर्म में एनओआर लिख रहा हूं, समझ जाना आगे से. एनओआर मतलब कंसाइनर. कंसाइनर का खर्चा था 1200 इंटू 100/300. तो 1/3 हुआ कितना? 400. अब बेटे हैदर के खर्चों के बारे में कुछ मेंशन नहीं है और मैंने नोट लिखवाया कि अगर खर्चों के बारे में एग्जामिनर नहीं बता रहा तो मैं एजम्पशन ले लूंगा कि ये इनडायरेक्ट है. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, एनडबल ई मतलब कंसाइनी, ये हो गए 0. तो यानी कि मेरी स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,04,000. ये लेने के बाद में क्वेश्चन खत्म हो गया है. इसको टोटल कर दो, 5,04,000 रुपए. इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर. 5,04,000 माइनस 3,00,000 माइनस 62,400, 62,400, 138, 1,38,000 का नेट प्रॉफिट. ठीक है. और यहां पर 4 लाख में से मेरे पास कितना बैलेंस आ जाएगा? अच्छा, आखिरी में लिखा है कंसाइनी सेंट अ ड्राफ्ट फॉर 90,000. एक लाइन हमसे छूट गई है, लास्ट में लिखा है कंसाइनी ने ड्राफ्ट भेज दिया 90,000 का. तो बाय बैंक 90,000 हमें मिल चुके हैं, बाकी का बैलेंस डाल दो. बैड डेट के लॉस का मुझे कुछ करना नहीं है क्योंकि मैंने डेल क्रेडिट कमीशन दी है. 4 लाख रुपए माइनस 1,200 रुपए माइनस 60,000 और माइनस 90,000, ये हुआ मेरा 2,48,800 रुपए. ये बताइए मुझे इस अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. इसे ट्रांसफर कर देते हैं टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग में ट्रांसफर करो या परचेज में ट्रांसफर करो, एक ही बात होती है. जहां आपकी इच्छा हो वहां करो.
ठीक है जी। हाँ, पहला विकल्प ट्रेडिंग इसलिए लिखा है कि ट्रेडिंग ज्यादा अच्छा आंसर है और परचेज उससे कम अच्छा आंसर है। आपको जैसे करना हो आप वैसा कीजिए। लीजिए बेटे, अब मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा दी। अब आप होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 7 कीजिएगा। 9th तो आप मत कीजिएगा, उसमें मुझे कुछ मिस्टेक ही लग रही है। 9th मत कीजिएगा। और अब चलते हैं कमीशन के ऊपर। एक कठिन सवाल हमें दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। हालांकि बेटे सिर्फ कमीशन का क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है, लेकिन ये वाला कमीशन का पॉइंट आपको सिखा रहा हूं और फिर इसी तरह की कमीशन का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। बोलिए, तैयार हैं? सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम तैयार हैं। आइए जी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ जी। Anita of Gurgaon sent to Rachna of Janakpuri consignment of 250 television sets costing 10,000 each. Expenses of 7,000 were paid by the consignor. Rachna spent 4,500 for clearance and selling expenses were 500 per television set as and when the sale is made. Rachna sold 150 television sets at 14,000 per television and 75 television set at 14,400 per television. Rachna was entitled to commission of 500 per television sold plus 1/4 of the amount by which gross sale proceeds less total commission thereof exceeded a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold. Calculate commission payable to Rachna. अब बेटे आखिरी पैराग्राफ ही आपको समझाना है और आखिरी पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, आइए जी मेरे साथ साथ सभी बच्चे क्वेश्चन ही बना डालते हैं इसको पूरा का पूरा, तो आपको फिर हम ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे देंगे। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और मैंने कहा आइए और मेरे साथ साथ जरा इसका क्वेश्चन भी बना लेते हैं। आपसे सिर्फ कमीशन मांगी गई है तो आप ये मत सोचिए, आप पूरा क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले यहां लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 250 टेलीविजन सेट भेजे गए हैं और एक टेलीविजन सेट 10,000 रुपए का है। यह हुआ 25 लाख रुपए। एक्सपेंसेस ऑफ 7,000 वर पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चों को टू कैश कर देते हैं। रचना स्पेंड 4,500 फॉर क्लियरेंस। रचना ने खर्चा किया है क्लियरेंस का 4,500 और जानते हो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियरेंस एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर रचना कह रही है कि हमने सेल भी किया है। 150 टेलीविजन सेट हमने सेल किए हैं 14,000 के रेट पर और 75 टेलीविजन सेट सेल किए हैं 14,400 के रेट पर। 150 इंटू 14,000 ये हो गया 21 लाख रुपए और 75 इंटू 14,400 ये हो गया 10,80,000 रुपए। टोटल हो गया 31,80,000 रुपीज।
250 में से 150 और 75 यानी 225 टेलीविजन सेल हो चुके हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 25 टेलीविजन बचे हैं, उसका क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना होगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों ने पढ़ लिया, मैंने बना भी दिया। अब सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे कि मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन था। क्वेश्चन के अंदर मेंशन था अनीता ऑफ गुड़गांव सेंट टू रचना जनकपुरी अ कंसाइनमेंट ऑफ 250 टेलीविजन सेट्स एट 10,000 ईच। दिखा दिया। एक्सपेंसेस ऑफ 7,000 वर पेड बाय कंसाइनर, सर दिखा दिया। रचना स्पेंट 4,500 फॉर क्लियरेंस, दिखा दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस वर 500 पर टेलीविजन सेट, ये रह गया, ये खर्चा रह गया रचना का। तो रचना ने सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड किए 500 रुपए पर टेलीविजन सेट, तो 225 इंटू 500, 1,12,500, ये भी खर्चा किया। ठीक है, उसके बाद रचना ने 150 टेलीविजन बेच दिया 14,000 पर और 75 टेलीविजन बेच दिए 14,400 पर, ये भी हो गया। अब मुद्दे पर आते हैं। रचना वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड। आइए जी, टू रचना कमीशन, एक तो कमीशन मिल रही है 500 रुपए पर टेलीविजन सोल्ड और पर टेलीविजन है 225। तो जानते हो ये तो मेरी नॉर्मल कमीशन हुई ना, ये हो गई 1,12,500 प्लस सब कुछ लिखना छोड़ करके अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। रचना वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। बेटे मेरे ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ये आ रहे हैं 31,80,000। 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑफ एक्सीडेड a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold। ये लाइन थोड़ी सी कठिन है समझने में। 1/4 of the amount, रचना was entitled to 1/4 of the amount by which gross sale proceeds less total commission exceeded का मतलब भी लेस ही है, लेस सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। आइए जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन के अंदर दो कमीशन है, एक नॉर्मल है, एक ओवरराइडिंग है। डेल क्रेडिट क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है। नॉर्मल कमीशन है 500 पर टीवी सोल्ड और ओवरराइडिंग कमीशन है 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड 31,80,000 लेस ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब दोनों कमीशन लेस कर दो। अब बताओ, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, वो कह रहा है 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। अरे भाई, टोटल कमीशन तो इन दोनों को जोड़ के बनेगी। अब भाई ये तो मुझे पता लग गई, ये भी मैं ढूंढ रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट कमीशन होगी, ओवरराइडिंग कमीशन होगी 1/4 ऑफ द अमाउंट। कौन सा अमाउंट? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस टोटल कमीशन और माइनस
12,500 पर टेलीविजन सोल्ड, 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड इंटू 225। इसका मतलब टोटल कमीशन इज इक्वल टू 500 इंटू 225, 1,12,500 प्लस 1/4 31,80,000 माइनस टोटल कमीशन माइनस 12,500 इंटू 225, 28,12,500। टोटल कमीशन हो गई 1,12,500 जमा 1/4, 31,80,000 माइनस 28,12,500, 3,67,500 माइनस टोटल कमीशन। इसमें से इसे मैंने माइनस कर दिया। आपने बेटे इसको बुक से पढ़ के समझना है। पढ़िए, रचना वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड। कितना सिंपल है, ये मैंने डाल दिया 500 पर टेलीविजन सोल्ड। रचना वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। इसकी वैल्यू है 31,80,000 लेस माइनस कर दो टोटल कमीशन, और एक्सीडेड का मतलब भी है माइनस लेस सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। इसकी इक्वेशन ये बनती है, और इसको मैं और आगे अब सॉल्व नहीं कर सकता। अब और आगे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट टोटल कमीशन इज एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1,12,500 जमा 1/4, 367,500 माइनस में x। ठीक है, x इज इक्वल टू 1,12,500 जमा ब्रैकेट खोलेंगे तो 367,500 को 4 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 91,875 माइनस x/4। इसको यहां ले आएंगे, x प्लस x/4 इज इक्वल टू 2,04,375, और एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 4x प्लस x इज इक्वल टू 2,04,375। ये हो जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू 2,04,375, और x इज इक्वल टू 2,04,375 इंटू 4/5। 1,63,500। और ये क्या था, टोटल कमीशन। ये क्या था, टोटल कमीशन। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी 1,63,500। बोलिए, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास टोटल कमीशन की। टोटल कमीशन में से ये माइनस कर दो 1,12,500, तो ओवरराइडिंग कमीशन मेरे पास हो गई 1,63,500 में से 1,12,500 माइनस कर दो 51,000। हालांकि मुझसे ओवरराइडिंग कमीशन मांगी नहीं गई थी। अब बेटे इसके साथ साथ अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी होमवर्क में करनी है। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। यहां पर 250 बाइसिकल हैं तो वहां पर 500 बाइसिकल हैं। ठीक है ना, कमीशन भी निकालनी मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी।
रह गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल लेंगे? बहुत सिंपल है। 25 लाख की कॉस्ट है इंटू 25/250, ये कॉस्ट आ जाएगी। कंसाइनर के खर्चे 7000 इंटू 25/250, और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ 4500। ये आपके लिए ये भी होमवर्क में छोड़ दिया कि आप इसे भी सॉल्व कर लेना। तो आज ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इनवॉइस प्राइस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।